मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें आप जानेंगे खबरों को विस्तार से, जिसमें आप जानेंगे खबरों की गहराई, खोलेंगे खबर की परत दर परत वो खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं और जो आपके लिए हैं बेहद जरूरी, लेकिन दिन भर की भागदौड़ में आपसे गई हैं छूट। ऐसी तमाम खबरों को खबरों के बीच से चुनकर लेकर आएंगे सिर्फ आपके लिए और करेंगे खबरों का एक्सरे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं खबरों का एक्सरे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जिनको हम आपके लिए चुनकर लाए हैं और जिनका हम एक्सरे करेंगे। तो चलिए आपको बताएंगे वो खबरें। पहली खबर छत्तीसगढ़ से है कि छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम बढ़े हैं और इस खबर का हम एक्सरे करेंगे कि अब दाम बढ़ने से आम जनता पर क्या कुछ असर होगा। दूसरी खबर की बात करेंगे। दूसरी खबर ऑनलाइन ठगी से सावधान होना है, लेकिन कैसे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे पूरी तसल्ली के साथ। तीसरी खबर क्या है ई रूपी। प्रधानमंत्री ने ई रूपी ऐप लॉन्च की है, लेकिन ये है क्या, इससे क्या फायदे, ये आपको बताएंगे। और चौथी खबर कब दौड़ेगी इंदौर में मेट्रो। जी हाँ, इसके बारे में भी हम आपको तसल्ली से बताएंगे और पूरी खबर का एक्सरे करेंगे। तो ये हमारी खबरें चार जो हम चुनकर लेकर आए हैं आपके लिए। और चलिए अब बात पहली खबर की करते हैं और पहली खबर हमारी है छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर अगस्त की शुरुआत में ही जोर का झटका लग गया है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम बढ़ गए हैं। 1 तारीख से ये दरें लागू भी हो चुकी हैं। सोमवार को बिजली की दरों में वृद्धि की घोषणा की गई, जिसके अनुसार बिजली की दरों में 6% यानी करीब 48 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है और बिजली की ये नई दरें 1 अगस्त से लागू हो चुकी हैं। पिछले 3 सालों से बिजली की दर 5.93 रुपए प्रति यूनिट थी, लेकिन अब 6.41 रुपए प्रति यूनिट देना होगा। लोग पहले ही कोरोना की मार झेल रहे हैं और अब पेट्रोल डीजल के बाद एक बार फिर उन पर महंगाई की मार पड़ी है। तो अब बिजली बिल में बढ़ोतरी, अब लोगों को बिजली का बिल ज्यादा चुकाना होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए 200 यूनिट के आप अब तक 700 रुपए चुकाते थे, तो तकरीबन 80 रुपए ज्यादा अब आपको चुकाने होंगे। तो इतना असर बिजली बिल महंगे होने से लोगों पर पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर भी राजनीति हो रही है, इसको लेकर भी गहमागहमी हो रही है। विपक्ष लगातार अब इसको लेकर सरकार को घेर रहा है और सरकार पर आरोप लगा रहा है। तो चलिए अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि बिजली बिल में जो वृद्धि हुई है उसका आम आदमी पर कितना असर पड़ेगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम जानेंगे कि आम आदमी पर क्या असर। पहला, घरेलू उपभोक्ताओं का टैरिफ अब बदला गया है। ये एक असर है कि अब टैरिफ को बदल दिया गया है। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 3.60 पैसे से लेकर 7 रुपये 80 पैसे तक अब चुकाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अब खपत के आधार पर तय फिक्स चार्ज को कनेक्टेड लोड और टेलीस्कोपिक आधार पर लिया जाएगा। यह असर जो आम आदमी पर पड़ने वाले हैं हम आपको वो बता रहे हैं। तो अब खपत के आधार पर ही फिक्स चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा गांव में बन रहे गौठान कनेक्शन को घरेलू माना जाएगा। गांव में जो भी कनेक्शन है गौठान कनेक्शन, उनको घरेलू दायरे में ही रखा जाएगा। फेज उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज की सीमा 3 से बढ़कर 5 किलोवाट अब कर दी गई है। पहले ये सीमा थी 3 फिक्स, अब इसको बढ़ा दिया गया है और इसको अब 5 कर दिया गया है। तो ये जो है ये आम जनता जो है उस पर जो असर पड़ेंगे वो हमने आपको बताए। जरा नए नियम आपको बता देते हैं कि अब इसके बाद क्या क्या नए नियम भी लागू होंगे। 5,000 से अधिक अगर बिल आया
तो आप ऑफलाइन भुगतान नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन भुगतान ही करना है। ये आप समझिए, अगर 5,000 से ज्यादा बिल आया है तो आपको ऑनलाइन भुगतान करना है। 5,000 से कम के बिलों को ऑफलाइन जमा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगर 5,000 से कम का बिल है तो आप ऑफलाइन कैश में जाकर पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन 5,000 से ज्यादा में आपको ऑनलाइन ही भुगतान करना होगा। एक तो ये नया नियम है। दूसरा, पैरेलल ऑपरेशन चार्ज को 4 पैसे से अब बढ़ाकर 13 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। ये वृद्धि देखिए, जहां पहले 4 पैसे थे अब उसको बढ़ाकर 13 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है पैरेलल ऑपरेशन चार्ज को। इसके अलावा अनियमित बिजली बिलिंग से राहत देने की कोशिश ये की गई है, क्योंकि जो बिजली के बिल थे वो अनियमित आ रहे थे, ये एक बहुत बड़ी परेशानी, तो इससे राहत देने की कोशिश की गई है। 200 यूनिट की खपत करने पर अब भरने होंगे तकरीबन 80 रुपए ज्यादा। तो ये एक जो है असर जो है वो अब देखने को मिलेगा, और ये नए जो नियम हमने आपको बताए। अब जरा ये जानते हैं कि जो नई दरें लागू हुई हैं, क्या इसमें किसी को राहत मिली है, किस किस को राहत मिली है, जरा बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। किसानों को सब्सिडी की राहत मिली है, इसमें किसानों को राहत मिली है और उनको सब्सिडी की राहत मिली है। दूसरा हम बात करेंगे, दूसरा भी किसानों के लिए 100 वाट तक लाइट और पंखे की स्वीकृति अभी भी जारी है। तो 100 वाट तक लाइट और पंखे की स्वीकृति जारी है, तो किसानों को ये 2 लाभ हुए हैं, 2 जगह ये राहत किसानों को दी गई है। इसके अलावा जो मशरूम उत्पादक इकाइयों को कृषि क्षेत्र में रखकर राहत दी गई है। जो लोग मशरूम की पैदावार करते हैं उन उत्पादकों को कृषि के दायरे में लाए हैं और उनको इस तरीके से राहत दी है। स्वतंत्र लघु ऑक्सीजन संयंत्र को ऊर्जा प्रभार में 10% की छूट, ऑक्सीजन संयंत्र को ऊर्जा प्रभार में 10% की छूट दी गई है, तो ये भी एक राहत दी गई है। इसके अलावा कपड़े बनाने वाली इकाई को भी बिजली शुल्क में राहत दी गई है। तो ये वो तमाम उद्योग हैं जिनको राहत दी गई है, तो ये वृद्धि हुई है। वहीं इधर बिजली बिल में हुई वृद्धि को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बिजली दर में इजाफा होने से विपक्ष सरकार को घेरने लगा है, और वहीं जहां महंगाई को लेकर केंद्र को घेरती आ रही कांग्रेस अब खुद घिरती दिख रही है। वहीं कांग्रेस ने बिजली बिल में बढ़ोतरी को मामूली बताते हुए कहा कि वृद्धि रमन सरकार के समय होने वाली वृद्धि से कम है। होता है कि 2.5 साल होने के बाद ये सरकार कोरोना के समय 8 पैसे का लोगों का सहयोग नहीं किया है, लेकिन घरेलू बिजली दर में 8% की बढ़ोतरी हो गई है। सरकार को आगाह किए हैं कि ये निर्णय को तुरंत सरकार वापस ले, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी और इस निर्णय का विरोध करेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2 बार दरें कम हुई और सिर्फ 1 बार बढ़ी है। कम होने वाली दरें और ज्यादा होने वाली दरों को देखें तो 3 साल में कुल बिजली दर में वृद्धि 3.3% है, अर्थात प्रतिवर्ष 1.1%। इसे रमन सिंह सरकार के कार्यकाल से देखें तो रमन सिंह सरकार तो लगातार बिजली महंगी करती थी। तो अब सियासत शुरू हो गई है, इस पर जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इधर बिजली बिल में हुई बढ़ोतरी का विरोध भी शुरू हो गया है। बिलासपुर में बिजली की नई दरें लागू होने के बाद जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के नेहरू चौक पर बिजली बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। जनता कांग्रेस के युवा नेता प्रशांत त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस सरकार को आने वाले चुनाव में जनता करंट देगी। जनता कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर गरीबों और किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया और बिजली बिल में हुई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ करके सत्ता पे आई है, परंतु उल्टा 6% को बढ़ा दिए बिजली दर को। तो उसी का विरोध आज हम लोगों ने बिजली बिल को जलाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। और चलिए अब रुक करेंगे हमारी दूसरी खबर का। आज की खबरों के पिटारे में से जो दूसरी खबर आपके लिए चुनकर लाए हैं वो है ऑनलाइन धोखाधड़ी की खबर। जी हाँ, दूसरी खबर
ऑनलाइन आपको कितनी सावधानी बरतनी है पेमेंट करते समय, ऑनलाइन ठगी से कैसे सावधान रहना है। खबर भी आपको बता देते हैं पहले। मध्य प्रदेश में डिजिटल पेमेंट के नाम पर धोखाधड़ी का एक नया तरीका सामने आया है। भोपाल के एक इंजीनियर के पति ने मोबाइल फोन ऐप के जरिए फर्जी एसएमएस भेजकर 3 ज्वेलरी शॉप से सोने चांदी के जेवर खरीद लिए। ऑनलाइन पेमेंट होने का एसएमएस आने के बाद ज्वेलर ने आरोपी को जेवर भी दे दिए। इस तरह से उसने भोपाल के ही 3 ज्वेलर्स से धोखाधड़ी की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह तरीका उसने YouTube से सीखा है। तो अब सोचिए कितना आसान है ऑनलाइन ठगी, हो जाए आप शिकार हो जाएं। इसीलिए ये खबर बहुत ज़रूरी थी और हम आपके लिए चुनकर लाए ताकि आप समझें कि ये ऑनलाइन ठगी और जो नया तरीका निकला है ये क्या है और कैसे आपको इससे सावधान रहना है। तो अब एक्सरे करेंगे इस खबर का और आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे आपको कि आखिर ये जो शख्स था, ये जो ठग था, ये कैसे ठगी करता था। ये समझना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। और इसने कैसे ठगी करके 3 ज्वेलर्स को ठगा, इसका हमने एक्सरे किया, हमने इसकी परत दर परत खोली और हम आपके सामने लेकर आए हैं। और चलिए अब आपको हम समझाएंगे कि कैसे ये जो ठगी थी ये कैसे की। हमने पहले भी आपको बताया कि इसने YouTube से ये धोखाधड़ी सीखी थी और YouTube से सीखकर ये इस तरीके की धोखाधड़ी करता था। और इस तरीके से इसने ऑनलाइन पेमेंट के जरिए तीन से बहुत ज़्यादा लोगों को शिकार बनाया। 3 तो ज्वेलर्स के नाम सामने आए हैं। कैसे इसने ठगी ये करता था, YouTube पर इसने सबसे पहले ये धोखाधड़ी सीखी। तो सोचिए कितना आसान है। YouTube हर किसी के फ़ोन में है और हर कोई अपने फ़ोन से YouTube से ये सीख सकता है। तो ये कितना आसान है, इस शख्स ने कैसे किया। लेकिन आपको हम ये भी बताएंगे कैसे आप इससे बचें। दूसरा, ऐप के ज़रिए ये फर्जी SMS भेजता था। जब भी किसी के पास पेमेंट आती है तो सबसे पहले इंसान SMS देखता है और SMS देखकर समझ जाता है कि हाँ उसके पास पैसा आ गया। तो इसने यही तरीका निकाला। 5 रुपए तक का पेमेंट ये फोन से ही करता था। 5 रुपए तक का पेमेंट, आप सोचिए, बाकी हजारों के पेमेंट तो करेगा ही, लेकिन इतना छोटा अमाउंट भी ये फोन से ही पेमेंट करता था, ऑनलाइन पेमेंट ही करता था, क्योंकि इसने एक तरीका अपना रखा था फर्जी SMS का। अब तक 3 ज्वेलर्स को ये चूना लगा चुका था शख्स। 3 ज्वेलर्स को, उनसे ज्वेलरी ले ली, उनसे कहा मैं आपको UPI कर रहा हूँ, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, लेकिन उनके पास SMS आता था, बैंक में पैसे नहीं आता था। 5 भाषाओं का जानकार, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में आसानी से ये इस तरीके की ठगी को अंजाम देता होगा। और पिछले कुछ समय से कुछ नहीं कर रहा था तो उसने ये नया तरीका इजाद किया पैसे कमाने का। अब चलिए एक और चीज़, जो सबसे अहम चीज़ है इस ऑनलाइन ठगी में, वो ये कि आप इससे कैसे बचेंगे, इससे आखिरकार बचना कैसे, क्योंकि हम में से हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो चलिए कैसे बचे। रिसीव करते समय बैंक का नाम जरूर चेक करें। जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी व्यापारी हैं, आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तो हो रहे हैं, जब भी आपके पास कोई मैसेज आता है बैंक का नाम आपको चेक जरूर करना है। दूसरा, पेमेंट करते वक्त बैंक से SMS आती है, जो SMS आता है वो बैंक से आता है, किसी नंबर से आ रहा है, तो आप समझें। और SMS में बैंक का नाम ज़रूर चेक करें। इस बात का ख्याल आपको ज़रूर रखना है कि बैंक का नाम है उसमें, किस बैंक से ये पेमेंट आ रहा है, क्योंकि बैंक के ज़रिए ही पेमेंट आएगा। इसके अलावा अकाउंट बैलेंस की टैली कर ले। सिर्फ मैसेज देखकर आप ये ना सोच लें कि आपके पास बैलेंस आ गया, आप अपना अकाउंट में भी बैलेंस देखें। ये अगर आप कर लेंगे तो आप इस ठगी का शिकार होने से बच जाएंगे, जैसे वो 3 ज्वेलर्स हुए। आप इस ठगी का शिकार नहीं होंगे। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ज़रूर टैली कर ले, और बैलेंस की टैली नहीं होने से आपको परेशानी हो सकती है। सिर्फ मैसेज के भरोसे आप ना रहे। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आप कैसे बच सकते हैं। तो हमने इसीलिए हम इस खबर को चुनकर लाए, क्योंकि ऑनलाइन ठगी बहुत हो रही है और ऑनलाइन ठगी से आपको सावधान करना हमारी भी जिम्मेदारी है। इसलिए इस तरीके की ठगी से आप सावधान हो जाएं, इसलिए ये खबर हम आपके लिए चुनकर लेकर आए। और अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी तीसरी खबर की ओर, जो ऑनलाइन से जुड़ी हुई ही है। सबको पता है PM मोदी ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई-रूपी को लॉन्च किया। लेकिन क्या है ये ई-रूपी, जिसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। इस ऐप के जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। इस ऐप के जरिए कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था किसी को भी उसकी शिक्षा
या मेडिकल कॉलेज में मदद कर सकती है। संस्था ऐसे लोगों को कैश देने की जगह ई रूपी का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दान में दी गई राशि को केवल बताए गए काम के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब फ्रॉड से बच पाएंगे। इससे पहले हम फ्रॉड की बात ही कर रहे थे। और साथ ही इस ऐप के जरिए लाभार्थियों तक बहुत ही आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा। तो ये ई रूपी जो ऐप जो लॉन्च की प्रधानमंत्री ने, उसके ये सब फायदे होंगे। आप ठगी का शिकार होने से भी बच पाएंगे। अब क्या क्या फायदे हैं, चलिए आपको ये समझाते हैं ई रूपी ऐप के। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचेगा। ये सबसे अच्छा फायदा है ई रूपी का, कि जो सरकारी योजनाएं हैं, अब कैसे पता चले, कैसे जाने। बहुत सारी योजनाएं जिसके रोज ऐलान होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले। इस ऐप के जरिए आप तक सीधे इसका लाभ भी पहुंचेगा, आप इसको जान पाएंगे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट और लीक प्रूफ डिलीवरी में मदद मिलेगी। एक ट्रांसपेरेंसी इस ऐप के जरिए रहेगी। तो अभी तक जो हम ऑनलाइन ठगी और ये तमाम बातें जिसको लेकर परेशान भी है हर कोई, उससे भी हमें निजात मिलेगा। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। भ्रष्टाचार हर कदम पर मिलता है आज की दुनिया में और हर कोई इससे परेशान है, लेकिन अब कहा जा रहा है इस ऐप से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। संस्थान सीधा लाभार्थियों से जुड़ सकेंगे। जो संस्थान है वो सीधे सीधे जो भी बेनिफिशियरी होंगे उनसे जुड़ सकेंगे। तो इस ऐप का एक ये भी फायदा है, बिना किसी मध्यस्थ के सर्विस प्रोवाइडर को लाभ मिलेगा। बीच में कोई नहीं होगा। सबसे अच्छी बात जो है कि बीच में कोई नहीं होगा, सीधे लाभार्थी ही होगा और उसको इसका लाभ मिलेगा। अब ये ऐप काम कैसे करती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अब ये ऐप कैसे काम करेगी। लाभार्थी की पहचान मोबाइल नंबर के जरिए होगी। आपका मोबाइल नंबर होगा, उससे आपकी पहचान होगी। वाउचर जनरेट करने के लिए बैंक से कांटेक्ट करना होगा। अब आप समझ रहे हैं, हमने पहली खबर दिखाई थी जिसमें आपको मैसेज पहुंचता था, तब हम कहते कि बैंक चेक करें। अब इसमें बैंक से संपर्क करना होगा, जिससे बहुत सेफ हो जाता है। बैंक सर्विस प्रोवाइडर को वाउचर बांटेगा। तो अब बैंक से आप कांटेक्ट करेंगे तब आपको एक वाउचर मिलेगा। इस वाउचर को लाभार्थी को जारी किया जाएगा। ये वाउचर मिलेगा और ये वाउचर बहुत जरूरी है, ये बैंक ही आपको देगा और आपकी पहचान है आपका मोबाइल नंबर। वाउचर के जरिए ही लाभार्थी तक इसका लाभ पहुंचेगा। तो ये समझे आपकी ये एक वाउचर जनरेट होगा जो आपको बैंक देगा। और बैंक आपको कैसे वो वाउचर देगा, आपका जो नंबर है वो आपकी पहचान होगी। तो ये ई रूपी ऐप जिसके बारे में हमने आपको बताया, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री ने इस ऐप को लॉन्च किया हर किसी की जुबान पर इसका नाम है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ई रूपी क्या है, कैसे काम करती है और कैसे आप तक इसका लाभ पहुंचेगा, इसके क्या क्या फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऑनलाइन ठगी का भी आप शिकार नहीं होंगे। तो ये हमारी तीसरी खबर जो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए और आप तक ये पहुंचाई जाए। अब हम अपनी अगली खबर की बात करेंगे और अगली खबर है इंदौर वासियों के लिए और ये है मेट्रो की खबर। जी हाँ, हम अपनी चौथी खबर की बात करेंगे और ये है इंदौर वासियों के लिए। इंदौर मेट्रो का ठप पड़ा काम एक बार फिर से शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। दरअसल इस मेट्रो प्रोजेक्ट का काम कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर विवाद के चलते 2 सालों तक ठप रहा, लेकिन सरकार ने इसकी डेडलाइन अब तय कर दी है। 14 सितंबर 2019 को इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, लेकिन बाद में विवाद के चलते काम को रोकना पड़ा। उसके बाद 6 जनवरी 2021 को दूसरी बार फिर से काम शुरू हुआ, लेकिन इस बार भी काम में रुकावट आ गई। पर अब जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद तीसरी बार इंदौर मेट्रो का काम शुरू हुआ है। इस मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत पूरे इंदौर शहर में करीब 31 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई जानी है। सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 15 अगस्त से पूरे जोर शोरों से मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा। तो इंदौर को भी मेट्रो का इंतजार है, लेकिन 2 साल से इसका काम ठप है। तो आप सोचिए कि ये 2 साल लेट हो चुकी है मेट्रो इंदौर में आने से। और ये अब जब लोगों को लगता है कि मेट्रो हमारे शहर में आएगी इंदौर वासियों को, लेकिन पिछले कई लंबे समय से ये काम ठप पड़ा हुआ है। अब फिर से ये कोशिश की जा रही है कि काम को आगे बढ़ाया जाए। अब ज़रा आपको ग्राफिक्स के ज़रिए समझाते हैं कि क्यों लेट हुआ और कब कब ये जो काम है मेट्रो का ये रुका। ये ज़रा आपको ग्राफिक्स के ज़रिए हम समझाते हैं कब कब काम रुका। सितंबर 2019 कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर के विवाद के चलते ये काम रुका।
कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच विवाद हो गया, जिसका खामियाजा इंदौर वासियों को भुगतना पड़ा और ये काम रुक गया। जनवरी 2021 कंसल्टेंट ने डिज़ाइन अटकाकर काम रुकवाया, तो 2021 में भी डिज़ाइन को लेकर बात अटक गई और फिर एक बार काम रुक गया। जुलाई में बिना रुकावट 2021 बिना रुकावट अब तेज़ी से काम चलेगा। ये अब बात कही जा रही है कि अब इसका अगस्त से इसका काम चलेगा। तो ये काम जो इसका कब कब रुका, ये हमने आपको बताया है कि कब कब ये काम रुका है इंदौर मेट्रो का, जिसकी वजह से मेट्रो अभी तक इंदौर नहीं पहुंच पाई है। अब आपको मेट्रो प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट को भी समझा देते हैं। कुल 31 किलोमीटर की रेल ट्रैक लाइन बिछाई जानी है और 24 किलोमीटर तक एलिवेटेड ट्रैक रहेगा, 24 किलोमीटर का। और इसके अलावा तकरीबन 7.5 किलोमीटर की अंडरग्राउंड ट्रैक इसका रहेगा। इसके अलावा पूरे शहर में 29 जगह मेट्रो स्टेशन बनेंगे, जो इसका पूरा तैयारी की गई थी। और मेट्रो प्रोजेक्ट की कुल लागत 7500 करोड़ रुपए है। तो ये पूरी लागत और कहाँ कहाँ ये रहेगा और कितना इसका ट्रैक कितना लंबा, कितने स्टेशन, इसकी जानकारी हमने आपको दी। अब इसके बाद कितने चरणों में इसका काम होना है, ये भी ज़रा आपको समझाते हैं। 3 चरणों में ये काम किया जाएगा। दिसंबर 2023 तक गांधीनगर से मुमताज बाग येलो लाइन, इसको शुरू करना है। ठीक है, तो ये अब गांधीनगर से मुमताज बाग येलो लाइन का काम शुरू होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि अप्रैल 2024 तक मुमताज बाग से रेलवे स्टेशन तक काम होना है। 2024 इसकी डेडलाइन है। ये इसके अलावा मई 2025 तक गांधीनगर रेलवे से स्टेशन तक का काम किया जाना है। तो डेडलाइंस जो तय की गई थी, अब 2025 का हम आपको बता रहे हैं। और पहले फेज में 5.2 किलोमीटर में 181 पिलर तैयार होंगे। तो पूरा मसौदा तो तैयार हो गया है कि कब कब क्या क्या करना है, कैसे हमें इस पर काम करना है, कैसे मेट्रो की लाइन बिछानी है और कैसे कहां से कहां तक की मेट्रो को तैयार करना है, कैसे पिलर्स को हमें तैयार करना है। ये तमाम जो चीज़ें थी वो तो पूरी तैयार हो गई हैं। लेकिन अब क्योंकि 2 साल रुका रहा, अब 15 अगस्त से फिर से ये शुरू करने की कवायद की जाएगी। तो ये हमारी आज की 4 खबरें थी, जिसको हमने चुना और जो हमको लगा कि आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, इनको हम चुनकर लाएं आपके लिए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और कल फिर हम आपके लिए खबरों के पिटारे में से खबरें चुनकर लाएंगे और उनका एक्सरे करेंगे। पर फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।